चलिए ध्यान दिया जाए। आज हम लोगों का एक नया चैप्टर शुरू करना है, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये चैप्टर अपने मैग्नेटिज्म का सबसे लास्ट चैप्टर होता है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या? विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब ये चैप्टर मैग्नेटिज्म का एक लास्ट चैप्टर है। अच्छा चैप्टर है, सीखने वाला चैप्टर है, हर चीज़ों को समझने वाला चैप्टर है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। 8-10 लेक्चर लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, और उसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर बहुत ही बेहतर हो जाएगा। चाहे बोर्ड एग्जाम के लिए बात करें, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बात समझ में आ रहा है? दोनों के पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर का शुरुआत हम लोग करेंगे कहाँ से? तो इस चैप्टर का शुरुआत हम लोग करेंगे चुंबकीय फ्लक्स से। किस चीज से शुरू करेंगे? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी से हम लोग डिनोट करेंगे। फाई से फ्लक्स को डिनोट करते थे, और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के लिए बात करेंगे तो फाई बी लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? इसका परिभाषा, आप लोग अगर विद्युतीय फ्लक्स पढ़े होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे क्या? किसी सतह से लंबवत किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मैं आपको पिछले दिन भी जब गॉस लॉ पढ़ा रहा था तो वहां पर पढ़ाया था वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है भाई? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही कहलाती है क्या? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स। आपको मैं बताया था कि यदि हम एक सरफेस का बात करें और इस सरफेस से होकर के कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो इसके सतह के एकदम लंबवत पास करें, सतह के लंबवत पास करें, तो लंबवत पास करने वाली रेखाओं के संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? फ्लक्स। यहां पर अगर फाई बी का बात करें तो कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि 3 रेखाएं हैं जो सतह के लंबवत पास कर रही है। और इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग देखे थे क्या कि अगर कोई सा मान लीजिए सतह है जिसका एरिया है कितना? ए। तो इसके लिए हम लोग एक टर्म लिए थे क्या? एरिया वेक्टर। जो एरिया वेक्टर सतह के हमेशा क्या होता है? लंबवत होता है, और बाहर की तरफ। तो अगर एरिया वेक्टर का बात करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, ये एरिया वेक्टर। और अगर इस सतह से मान लीजिए कि कोई एक चुंबकीय क्षेत्र पास कर रहा है जो बी है। क्या पास कर रहा है? जो बी है। तो कहता है क्या कि भाई देखो, ये दो चीज है यहां पर। सतह के लंबवत है लेकिन एरिया वेक्टर के समानांतर है। इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा कि सतह के लंबवत है लेकिन एरिया वेक्टर के कैसे है? समानांतर है। तो कहता है क्या कि यहां पर जो है आप मैग्नेटिक फ्लक्स जो निकालेंगे वो कितना निकालेंगे? बी इंटू ए के बराबर में। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतह के लंबवत ही गुजरे, किसी कोण पर भी गुजर सकती है। तो इस बात के लिए मैं आपको बताया था क्या कि यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण यदि कितना हो? बीच का कोण थीटा हो। तो यदि बीच का कोण थीटा होगा तो देखिए कि अगर किसी सतह का हम लोग बात करें, मान लीजिए क्या कि ये एक ऐसा सतह है। इस सतह का एरिया वेक्टर का बात करेंगे तो एरिया वेक्टर हो जाएगा ये, और एरिया वेक्टर के साथ कोई एक मैग्नेटिक फील्ड बी है जो कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। अब ये सतह के लंबवत नहीं पास कर रहा है, अब ये सतह से किसी कोण थीटा पर पास कर रहा है। तो इसका हम लोग 2 कंपोनेंट लेंगे। एक कंपोनेंट जाएगा जिसके साथ थीटा लगा हुआ है, ये कितना हो जाएगा? बी कॉस,
और एक कंपोनेंट जाएगा जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है, ये हो जाएगा कितना, बी साइन। ध्यान से देखना कि बी साइन थीटा वाला कंपोनेंट इस सतह को बस ऐसे पास कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है कहीं। तो क्रॉस नहीं कर रहा है तो इसके कारण कोई फ्लक्स नहीं होगा। जो टोटल फ्लक्स होगा फाई बी, ये फाई बी कितना होगा, बी कॉस थीटा। ध्यान देना, हमेशा चुंबकीय क्षेत्र वो लेना है जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में हो। एक लाइन में बात रखिए यहाँ कि हमेशा विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र वो लेना है फ्लक्स निकालते समय जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में, बाकी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो वो कभी सरफेस को पास नहीं करेगा। सरफेस को पास नहीं करेगा तो उसके कारण कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो बताओ एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में कौन सा है, बी कॉस, और इनटू अभी क्या पढ़े हैं, ए। इसी को थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो फाइव बी इक्वल टू कितना लिखेंगे, बी ए कॉस थीटा। और बी ए कॉस थीटा में चूंकि बी भी वेक्टर है और ए भी वेक्टर है तो आप इसी को लिख सकते हैं क्या, फाइव बी इक्वल टू कितना, बी डॉट कितना, ए। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इसमें कोई दिक्कत है? इतना फ्लक्स का कहानी है। आप देखिएगा तो फ्लक्स के कहानी में ध्यान से अगर मात्रक का बात करें तो मात्रक का बात अगर ध्यान से करिएगा तो देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र है। जिस चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। और इसमें एक क्वांटिटी एरिया है, जिस एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? और इसी टेस्ला मीटर स्क्वायर को जो है सो हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेबर कहते हैं, जिसको WB से डिनोट किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? जिस समय में मैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा रहा था उस समय में भी एक यूनिट आया था, वेबर मीटर। वेबर मीटर है ना? तो देखिए टेस्ला मीटर स्क्वायर है तो वेबर पर मीटर वहां से रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहां Q इंटू एल था केवल। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें नहीं है दिक्कत? अब देखना ध्यान से कि अगर हम लोग फ्लक्स का बात करें तो फ्लक्स कितना पढ़ेंगे, बी ए कॉस, जहां पर थीटा एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल है। कोई पूछे कि इसका मात्रक क्या होगा तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, वेबर बोलेंगे। और कोई बोले कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा राशि है तो आप सिंपल कहिएगा क्या कि ये कैसा राशि है, एक अदिश राशि है। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो कहां से होता है, फैराडे के एक्सपेरिमेंट से। बात समझ में आ रहा है? सर माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। इसको क्या बोलेंगे, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडे का प्रयोग। क्या बोलेंगे, फैराडे का प्रयोग। फैराडे के प्रयोग को, फैराडे ने अपने प्रयोग में क्या क्या किया, इस पूरे प्रयोग को हम लोग 3 अलग अलग कहानियों से पढ़ेंगे। तुमको ये बात याद रखना है केवल कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है ये होता है कितना, बी ए कॉस थीटा के बराबर में। बी जो है तुम्हारा ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोलिए आप। ए जो है आपका क्या है, क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल और थीटा जो है आपका वो वेक्टर बी, वेक्टर बी और वेक्टर बी और क्षेत्रफल वेक्टर जो है आपका वेक्टर ए के बीच का कोण है। के बीच का क्या है, कोण है। ये चीज हमेशा ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो कि अगर हम इस फाई बी में बी को बदलेंगे तो भी फ्लक्स बदलेगा, अगर हम ए को बदलेंगे तो भी फ्लक्स बदलेगा, और अगर थीटा को बदलेंगे तो भी फ्लक्स बदलेगा। फैराडे ने क्या किया कि 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। एक बार इन्होंने बी को बदल के देखा, एक बार इन्होंने ए को बदल के देखा, और एक बार इन्होंने थीटा को बदल के देखा। तो ध्यान देना कि एक्सपेरिमेंट में क्या क्या होगा। तो जो इसका पहला प्रयोग था, जो इसका पहला प्रयोग था, इस पहले प्रयोग में फैराडे साहब ने क्या किया कि एक चुंबकीय क्षेत्र लिया। ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा भी मान लो, डॉट या क्रॉस, अभी तक जो मानते आए हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र लिया, कैसा चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र है, अंदर के तरफ चुंबकीय क्षेत्र। और ये चुंबकीय क्षेत्र को इन्होंने कांस्टेंट नहीं रखा, इस चुंबकीय क्षेत्र को इन्होंने रखा वेरिएबल। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि B इक्वल टू हम बोले कि 2t स्क्वायर है,
बात समझ में आ रहा है? टी का वैल्यू 0 डालिएगा बी 0 आएगा, टी का वैल्यू 1 डालिएगा बी 2 आएगा, टी का वैल्यू 2 डालिएगा बी 8 आएगा। मतलब जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती जा रही है? बदलती जा रही है। बात समझ में आ रहा है? और इस चुंबकीय क्षेत्र में फैराडे साहब ने क्या किया कि इस चुंबकीय क्षेत्र में फैराडे साहब ने क्या किया कि एक लूप रखा, और इस लूप का जो है तो फैराडे साहब ने एरिया रखा कांस्टेंट। ये क्या रखा है? इसमें एक लूप रखा गया है। ये लूप हमेशा ही जो लूप का बात करेंगे तो ये चालक लूप रहेगा, ये कुचालक लूप नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है? एक चालक लूप रखा तो फैराडे साहब ने देखा क्या कि जैसे जैसे इससे चुंबकीय क्षेत्र बदल रही है, यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो बी है आपका, जो बी है ये कैसा है? वेरिएबल है, बी कांस्टेंट नहीं है। टाइम के साथ साथ आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या हो रहा है? लगातार बदलता जा रहा है। तो फैराडे ने ये देखा क्या कि जैसे जैसे बी वेरिएबल है लेकिन इसका जो एरिया है, इस लूप का एरिया मान लो कितना? ए। तो इसका जो एरिया है ये एरिया है कांस्टेंट, ये एरिया नहीं बदल रहा है, ये एरिया है क्या? कांस्टेंट। अब देखिए कि देखा क्या फैराडे ने कि चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदल रही है और इस चुंबकीय क्षेत्र में ये एक कंडक्टिंग लूप रखा हुआ है। इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या है? ये एक कंडक्टिंग लूप रखा हुआ है, और जैसे इसमें ये लूप रखते हैं तो इस लूप से ये करते क्या है कि कहीं पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके रख लेते हैं। देखते हैं क्या कि गैल्वेनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब कि इस लूप से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा है। इसका मतलब क्या होने लगा है कि इस लूप से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा है। फिर से एक बार सुनिएगा, इन्होंने क्या किया? एक चुंबकीय क्षेत्र लिया, चुंबकीय क्षेत्र वेरिएबल लिया कि समय के साथ साथ क्या हो? चुंबकीय क्षेत्र का मान लगातार बदलता रहे। चुंबकीय क्षेत्र, इसको बात करके बोलो जरा सा, ठीक ना? लगातार क्या हो? इसका मान बदलता रहे। अब देखिए कि जैसे इन्होंने इसमें एक क्लोज लूप को रखा, रखने के बाद क्या हुआ भाई कि अचानक से देखे क्या कि इससे जो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है वो गैल्वेनोमीटर का नीडल क्या कर रहा है? लगातार डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? क्या कर रहा है? लगातार डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न हो गया है। बात समझ में आ रहा है कि बी का मान बदलने से, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बदलने से, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान लगातार बदलने से, लगातार बदलने से बदलने से बदलने से लूप में धारा उत्पन्न होता देखा गया। क्या देखा गया? कि जैसे जैसे धारा से होकर के, भाई इस लूप से होकर के बी का मान बदल रहा है, तो बी का मान बदल रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? इसमें से करंट इंड्यूस हो रहा है, इसमें विद्युत धारा का मान उत्पन्न हो रहा है। बात समझ में आई? ये पहला प्रयोग था। दूसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने दूसरे प्रयोग में क्या किया कि दूसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड लिया, इस मैग्नेटिक फील्ड को इन्होंने कांस्टेंट रख लिया। इस मैग्नेटिक फील्ड को इन्होंने क्या किया? कांस्टेंट रख लिया। और इस मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा है भाई, तो यहां पर ध्यान देना, ये जो बी है ये कैसा है? कांस्टेंट है। अब की बार बी बदल नहीं रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब की बार इन्होंने फिर से क्या किया कि इसमें एक लूप रखा, और इस लूप को इस बार ऐसा रखा कि ये लूप कुछ मान लो जैसे कि रबर के मटेरियल का बना हुआ। इस लूप के रबर के मटेरियल का, कंडक्टिंग रबर जैसा कोई मटेरियल हो, सोचो मान लो बहुत पतला सा स्प्रिंग जैसा हो गोल, जिसको हम हाथ में पकड़े ऐसे कर दें, एरिया बढ़ गया छोड़ दें, एरिया घट गया बढ़ा ले घटा ले। मतलब इसका एरिया अब की बार जो है, जो एरिया ऑफ लूप है, अब की बार जो एरिया ऑफ लूप है ये कैसा है? वेरिएबल है। अब की बार भी लूप में क्या किया गया है? एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया है। बात समझ में आ रहा है? तो जब देखा कि अब बी को कांस्टेंट कर दिए, एरिया को बदल रहे हैं,
तो एरिया के बदलने के साथ साथ भी देखा गया क्या कि गैल्वेनोमीटर का जो है निडल डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब इस लूप से होकर के क्या हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है। किस दिशा में, ये अभी मेरे को पता नहीं है। क्या देखा गया कि इससे धारा का प्रवाह हो रहा है। मतलब दूसरा ऑब्जर्वेशन में इन्होंने क्या पाया कि यदि यदि क्षेत्रफल जो है तो ए का मान, यदि क्षेत्रफल ए का मान लगातार बदला गया, लगातार बदला गया तो भी यह देखा गया कि लूप में विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। क्या हो रही है, लूप में विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। ये था क्या, इसका दूसरा ऑब्जर्वेशन। कि दूसरे ऑब्जर्वेशन में भी इन्होंने क्या पाया कि भाई इस बार हम बी को कांस्टेंट कर दिए, इस बार बी नहीं बदल रहा है। पहली बार में बी बदल रहा था, एरिया कांस्टेंट था। अब की बार में क्या किया कि बी को मैंने कांस्टेंट कर दिया और एरिया को वेरी करवा रहा हूं। एरिया चेंज हो रहा है, हाथ में पकड़े लूप को इस तरह से, ऐसे खींच दिए एरिया बढ़ गया, छोड़ दिए एरिया घट गया, खींच दिए एरिया बढ़ गया, छोड़ दिए एरिया घट गया। ऐसे लगातार एरिया बदल रहा है। तो जब देखा इन्होंने कि लगातार अगर लूप का क्षेत्रफल बदल रहा है तो लूप का क्षेत्रफल बदलने में भी क्या हुआ कि लूप में विद्युत धारा उत्पन्न हुआ। ऐसा देखा गया किसके द्वारा, फैराडे के द्वारा। बात समझ में आ रही है। तीसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया ये देखना कि तीसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि एक चुंबकीय क्षेत्र लिया, वही वाला चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक लूप लिया, इस चुंबकीय क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, एक लूप लिया और इस लूप को क्या किया इन्होंने, एक रस्सी से बांध दिया। इस लूप को एक रस्सी से क्या किया गया, बांध दिया गया। और इस लूप को ऐसे करके क्या किया इन्होंने, घुमाना शुरू किया इस रस्सी को। अब देखना कि जैसे जैसे इस रस्सी को घुमाएंगे लूप भी क्या होगा, घूमेगा। तो देखा कि लूप भी यहां से घूमने लग गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये लूप है अभी ऐसे लूप है, तो इसका एरिया वेक्टर है ऐसे बाहर की तरफ। अब इस लूप को ऐसे घुमाएंगे तो एरिया वेक्टर भी क्या घूमेगा, और चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की तरफ, एरिया वेक्टर है बाहर की तरफ। अभी 180 डिग्री पे पूरा का पूरा पास करेगा। जैसे ही घुमाना शुरू करेंगे, कम गया एंगल, कमते 90 डिग्री से फिर कमते 0। मतलब सीधा सा बात है क्या कि इस लूप को घुमाने से थीटा का मान बदल रहा है। बात समझ में आ गया कि इस बार जो है, सो इस बार आपका बी भी कांस्टेंट है। इस बार आपका क्या है, बी भी कांस्टेंट है और इसका लूप का एरिया भी जो है, ये एरिया भी क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ में आ रहा है। लेकिन अब की बार जो थीटा का मान है वो क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो लूप को लगातार घुमाने पर का मतलब क्या हुआ कि थीटा का मान बदलने पर, थीटा का मान क्या होने लगा, लूप को लगातार घुमाने से बदलने लगा। तो लूप को लगातार घुमाने पर, थीटा का मान बदलने पर भी यह पाया गया कि लूप में विद्युत धारा जो है वो क्या हो रही है, लूप में विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। लूप में विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। ये फैराडे के द्वारा 3 एक्सपेरिमेंट किया गया, तीनों बार अलग अलग एक्सपेरिमेंट। एक बार फैराडे ने क्या किया भाई कि विद्युत धारा को नहीं, चुंबकीय क्षेत्र को वेरिएबल रखा और लूप के क्षेत्रफल को क्या रखा, कांस्टेंट रखा। तो जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र बदल रही थी, तो चुंबकीय क्षेत्र के लगातार बदलने पर इन्होंने पाया क्या कि इस लूप में जो लगा हुआ गैल्वेनोमीटर है उसका निडल लगातार डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब कि लूप से होकर के धारा का प्रवाह हो रहा है। ये फैराडे के द्वारा ऑब्जर्व किया गया। दूसरा बार इन्होंने क्या किया कि भाई इस बार एरिया को फिक्स कर लिया, सॉरी
बी को क्या किया, फिक्स कर लिया, लेकिन इस बार एरिया को क्या करने लगे, चेंज करने लगे। तो एरिया के बदलने से भी सेम चीज देखे कि इस लूप से होकर के क्या हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह। तीसरी बार इन्होंने क्या किया कि इस बार ए और बी दोनों कांस्टेंट रहा, लेकिन थीटा को क्या होने लगा, बदलने लगा। कैसे बदलेगा, लूप में रस्सी बांधेंगे, रस्सी को घुमाएंगे, लूप भी क्या होगा, लूप घूमेगा तो एरिया वेक्टर भी घूमेगा, लूप घूमेगा तो एरिया वेक्टर घूमेगा। इसका मतलब थीटा का मान लगातार क्या होगा। अब इस तीनों ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि बी का मान बदला जाए तो भी धारा उत्पन्न हो रहा है, यदि ए का मान बदला जाए तो भी धारा उत्पन्न हो रहा है, और यदि थीटा का मान बदला जाए तो भी क्या हो रहा है, धारा उत्पन्न हो रहा है। तो इन तीनों प्रयोग के आधार पर ध्यान दीजिएगा कि इन तीनों प्रयोग के आधार पर, इन तीनों प्रयोग के आधार पर, इन तीनों प्रयोग के आधार पर यह कहा जा सकता है कि, इन तीनों प्रयोग के आधार पर यह कहा जा सकता, कहा जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र, कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी, लूप का क्षेत्रफल, लूप का क्षेत्रफल यानी कि ए, तथा बी तथा वेक्टर बी तथा वेक्टर ए के बीच का कोण, वेक्टर ए के बीच का कोण थीटा बदलने पर लूप से धारा का प्रवाह होगा, लूप से धारा का प्रवाह होगा। तीनों ऑब्जर्वेशन को मिला दिए, बी बदल रहे थे तो भी, ए बदल रहे थे तो भी, और थीटा बदल रहे थे तो भी, तीनों कंडीशन में यह देखा गया क्या कि लूप से होकर के धारा उत्पन्न हो रहा है। अब इस तीनों स्टेटमेंट को मिलाएंगे, देखिए कैसे मिलाएंगे। तो हम लोग जानते हैं भाई क्या कि फाइ बी इक्वल टू जो होता है, ये क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। अब देखो कि फाइ बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है, तो बी के बदलने पर भी धारा उत्पन्न हो रहा है, बी के बदलने से फ्लक्स बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ए के बदलने से भी धारा उत्पन्न हो रहा है, फ्लक्स बदलेगा कि नहीं बदलेगा, थीटा के बदलने से भी धारा उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब फ्लक्स बाहर, दोनों बाहर, उठिए उठिए, चलिए बाहर, जाइए बाहर। क्या बोले, बी का मान बदलने से भी फ्लक्स बदलेगा, ए का मान बदलने से भी फ्लक्स बदलेगा, और थीटा का मान बदलने से भी क्या होगा, फ्लक्स बदलेगा। इसका मतलब सिंपल सा बात है क्या कि भाई जब जब फ्लक्स बदल रहा है, लूप से होकर के जब जब फ्लक्स बदल रहा है, तब तब लूप से धारा का प्रवाह हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि अतः यदि लूप से फ्लक्स का मान बदले, अतः यदि लूप से फ्लक्स का मान बदले, तो फ्लक्स का मान बदले तो क्या होगा कि लूप से धारा का प्रवाह होगा, लूप से धारा का क्या होगा, लूप से धारा का प्रवाह होगा। भाई साहब बी बदल रहा है तो धारा प्रवाह हो रहा है, ए बदल रहा है तो धारा प्रवाह हो रहा है, थीटा बदल रहा है तो भी धारा प्रवाह हो रहा है। एक शब्द में कह सकता है कि ये तीनों बदल रहा है तो धारा का प्रवाह हो रहा है, और ये तीनों बदल रहा है मतलब कौन बदल रहा है, फ्लक्स। बात समझ में आ रहा है। तो किसी भी धारावाही चालक से जो बना हुआ सरफेस होगा, उस सरफेस से होकर के अगर फ्लक्स बदलेगा तो धारा का प्रवाह होगा। अब इसी कहानी से उत्पन्न होती है किस चीज का, तो फैराडे का प्रथम नियम। कोई भी नियम बनाया जाता है, उस नियम से पहले आप कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन लेंगे, और उस सारे ऑब्जर्वेशन को मिलाकर के आप एक नियम बनाते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि फैराडे ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व क्या किया हम। तो एक्सपेरिमेंट में देखे कि एक बार बी बदल रहा था तो करंट इंड्यूस हो रहा था, एक बार ए बदल रहा था तो भी करंट इंड्यूस हुआ, एक बार थीटा बदला तो भी करंट। तुरंत दिमाग लगाया, अच्छा ये तीनों चीज पर तो भाई फ्लक्स डिपेंड करता है,
इसका मतलब फ्लक्स बदला तो धारा इंड्यूस हुआ। बात समझ में आ रहा है? तो इसी बात को मिला करके यहां से इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर बनाया जाता है क्या? इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर बनाया जाता है क्या? फैराडे का प्रथम नियम। क्या बनाया जाता है? फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे अपने प्रथम नियम में कहता है, अच्छा ये ध्यान रखना कि अगर लूप बंद रहे, लूप अगर बंद रहे, सर्किट क्लोज रहेगा, तभी धारा का प्रवाह होगा। लेकिन अगर सर्किट ओपन रहे तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, वहां पर ईएमएफ होगा, केवल ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। आपको बताए थे कि अगर धारा प्रवाह नहीं हो रही है तो टर्मिनल्स के बीच में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन इसी को अगर क्लोज कर दिए तो अब धारा का प्रवाह होने लगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये कहता है क्या? फैराडे का प्रथम नियम कहता है क्या? ध्यान देना कि फैराडे का प्रथम नियम कहता है क्या कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक के सतह से, चालक के सतह से चुंबकीय फ्लक्स के मान में, चुंबकीय फ्लक्स के मान में, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, तो अभी ध्यान देना कि जो चालक रखा हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि चालक बंद ही चालक हो, वो चालक क्लोज भी हो सकता, ओपन भी हो सकता है, खुला हुआ लूप भी हो सकता है। तो ये अभी हम बस चालक का बात किए हैं कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक के सतह, अब हम सर्कल को आधा मोड़ दिए तो इससे भी सतह है, ये सतह से चुंबकीय क्षेत्र पास करेगा, फ्लक्स बदलेगा। अभी हम जोड़े नहीं है यहां पे, तो अभी धारा प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि धारा प्रवाह होने के लिए चाहिए कि पूरा क्लोज सर्किट बने, ठीक ना? तो ये कहते क्या है कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक के सतह से चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, तो उस चालक के, तो उस चालक के सिरों के बीच, तो उस चालक के सिरों के बीच जो है, इस चालक के सिरों के बीच जो है, सिरों के बीच जो है विद्युत वाहक बल, क्या? विद्युत वाहक बल, जिसे आप बोलते हैं क्या? ईएमएफ उत्पन्न होगा। क्या होगा? ईएमएफ उत्पन्न होगा। बात समझ में आ रहा है? अभी तक जोड़े नहीं है, इसीलिए धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। अभी क्या होगा कि दोनों सिराओं के बीच में बस पोटेंशियल जमा हो जाएगा, ईएमएफ जमा हो जाएगा। और यदि, तथा यदि यह बंद लूप हो, तथा यदि यह बंद लूप हो तो उससे विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो उससे क्या होगा? विद्युत धारा का प्रवाह होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई जब तक लूप ओपन था तब तक उससे धारा बहेगा नहीं, क्यों? कि सर्किट कंप्लीट होगा तब ना धारा बहेगा। तो अभी क्या हुआ कि फ्लक्स चेंज करने से केवल ईएमएफ उत्पन्न हुआ है, बैटरी जैसा बिहेव किया है। क्या कि अभी मेरे पास पोटेंशियल है, तुम जैसे ही सर्किट कंप्लीट करो हम धारा बहने लग जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो जब कोई भी चालक रखा गया चुंबकीय क्षेत्र में तो देखा गया क्या? हमेशा बंद चालक ये रखे थे, तो बंद चालक रखे तो देखा गया कि धारा प्रवाह हो रहा है। लेकिन इन्होंने नियम में क्या बनाया कि कोई जरूरी तो नहीं कि हमेशा चुंबकीय क्षेत्र में बंद चालक ही रखें, ओपन सिरा वाला भी तो रख सकते हैं। तो कहे क्या कि जब भी चालक रखे तो एक चालक से सतह का निर्माण होगा। कोई भी तार को ऐसे मोड़ दीजिए तो एक सतह बनेगा कि नहीं बनेगा? इस सतह से क्षेत्र रेखाएं पास करेगी तो फ्लक्स होगा कि नहीं होगा? और फ्लक्स बदलेगा। कैसे बदलेगा? बी को बदल दीजिए, ए को बदल दीजिए, थीटा को बदल दीजिए। तो कहा कि किसी भी चालक के सतह से जब भी फ्लक्स बदलेगा तो चालक के सिरों के बीच में क्या होगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और यदि इन चालक के सिराओं को जोड़ दे, यानी कि ये लूप कैसा हो जाए? क्लोज लूप हो जाए, बंद लूप हो जाए, तब क्या होगा भाई? इससे होकर के विद्युत धारा का भी प्रवाह होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फैराडे का प्रथम नियम बोलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसी नियम को एक दूसरे रूप में भी देखा गया। इसी नियम को क्या किया गया?
एक दूसरे रूप में भी देखा गया क्या, तो ये दूसरा रूप जो है, ये दूसरा रूप क्या कहता है, इस पर जरा सा ध्यान देना है, बहुत मजेदार है। कि अगर मान लो कि एक लूप रखा हुआ है ऐसे, और इस लूप से, ये लूप रखा हुआ है ऐसे नहीं, ये लूप रखा हुआ है मान लीजिए ऐसे, और इस लूप से यहां पर एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा हुआ है। ध्यान देना, ये ऐसा लूप है, इसीलिए तुमको ऐसा दिख रहा है, ऐसा लूप है। बात समझ में आ रहा है? ऐसा लूप है, ये आपको छोटा दिख रहा है सामने से। हम यहां पर क्या किए, एक चुंबक रखे, और हम एक चुंबक रखे जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। तो इस चुंबक से होकर के भैया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगी कि नहीं निकलेगी? इस चुंबक से होकर के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, और इस सामने रखे लूप से भी पास करेगी। लेकिन जरा सा ध्यान देना कि अगर इस चुंबक को मैं नजदीक लेके आ जाऊं तो अधिक रेखाएं पास करेगी, अगर मैं दूर लेकर के जाऊं तो कम रेखाएं पास करेगी। मतलब जैसे जैसे इसको नजदीक लाएंगे क्षेत्र रेखाओं का मान क्या होगा, बदलता जाएगा। बदलता जाएगा मतलब फ्लक्स का मान क्या होगा, बदलेगा। तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो ये भी डिफ्लेक्शन शो करने लगता है, और इससे भी एक प्रकार का धारा का प्रवाह होने लगता है। अच्छा जरा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या हम चुंबक को स्थिर कर दें, इस कोयले को पकड़ के आगे पीछे करें, तब भी यही काम होगा। क्या नजदीक ले जाएंगे तो अधिक लाइन पास करेगा, दूर ले जाएंगे तो कम लाइन पास करेगा। मतलब दोनों ही स्थिति में फ्लक्स का मान क्या होगा, बदलेगा। तो या तो इसको रेस्ट में रख दें, इसको मोशन में ला दें, या तो इसको मोशन में ला दें तो उसको रेस्ट में ला दें। अच्छा जरा सा ये सोचो कि अगर इसको भी 5 मीटर पर सेकंड से आगे ले जाने लगे और इसको भी 5 मीटर पर सेकंड से आगे ले जाने लगे, तब फ्लक्स बदलेगा क्या? दोनों गति में है लेकिन फ्लक्स नहीं बदलेगा। क्यों? कि ये जितना आगे जा रहा है उतना ही ये भी जा रहा है। तो अभी जितना नंबर ऑफ लाइन पास कर रहा है बाद में भी उतना ही करेगा। तो यहां से भी एक परिभाषा बनता है क्या, फैराडे के नियम का, कि फ्लक्स बदल रहा है, लेकिन फ्लक्स बदलने का एक शर्त है। फ्लक्स बदलने का क्या है, एक शर्त है। शर्त है क्या, कि आपेक्षिक गति होना चाहिए दोनों के बीच में। अच्छा ये देखना कि ये 5 से ये 3 से चले तब भी बदलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर कहा जाता है क्या, कि दोनों एक जैसा नहीं हो, आपेक्षिक गति परे हुए होंगे। आपेक्षिक गति में तुमको रिलेटिव वेलोसिटी मैंने पढ़ाया कि अगर इसका नाम ए रख लें, इसका नाम बी रख लें, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बात करेंगे तो वी ए माइनस। अब अगर इस दोनों का एक ही जैसा वेग हो जाए तो आपेक्षिक वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वी ए माइनस बी भी कितना हो जाएगा, 0। बात समझ में आ रहा है? तो आपेक्षिक वेग का भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां से एक दूसरा नियम भी ये लिख के दिया जाता है क्या, यहां से एक दूसरा नियम भी ये लिख के दिया जाता है क्या, कि यदि 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 एक चुंबक तथा चालक के मध्य आपेक्षिक गति हो, ऐसा गति हो, आपेक्षिक गति हो, रिलेटिव मोशन हो, रिलेटिव मोशन 0 नहीं हो। क्या बोले, कि यदि एक चुंबक और एक चालक के मध्य में क्या हो, रिलेटिव मोशन हो। रिलेटिव मोशन 0 नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग वेग से चले, या एक रुके तो एक चले, या कोई दूसरा रुके तो पहला चले। बात समझ में आ रहा है? रिलेटिव मोशन होना चाहिए, खाली गति नहीं, आपेक्षिक गति। गति का मतलब ये भी 3 से चल रहा था, ये भी 3 से चल रहा था, ये दोनों गति में है, लेकिन आपेक्षिक गति नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कह रहा है क्या, कि यदि एक चुंबक तथा चालक के मध्य आपेक्षिक गति हो तो चालक के सिरों के मध्य, तो चालक के सिरों के मध्य क्या होता है, तो चालक के सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्यों? कि फ्लक्स बदलेगा, सिंपल सा बात है। तो क्या होगा, चालक के सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल क्या होगा भाई, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और यदि यह बंद लूप हो, और यदि यह क्या हो, बंद लूप हो, तो चालक से धारा का प्रवाह होगा। तो चालक से क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। तो चालक से क्या होगा भाई, धारा का प्रवाह होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि पीछे पर है क्या, कि अगर फ्लक्स बदल रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है,
और अगर क्लोज कर दिए तो करंट बह रहा है। तो फ्लक्स तो चुंबक को भी तो नजदीक लाके बदला जा सकता है, चुंबक को भी नजदीक लाके बदला जा सकता है, ये कॉइल को भी नजदीक ले जाके दूर ले जाके बदला जा सकता है। तो कह रहा है क्या कि यदि चुंबक और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन हो, आपेक्षिक गति हो, तो चालक के सिरों के मध्य में क्या होगा, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ उत्पन्न होगा। और यदि इस चालक को हम लोग क्या करें, क्लोज कर दें, बंद कर दें, तो इस चालक से होकर के धारा का भी प्रवाह होने लगेगा। तो फैराडे के प्रथम नियम को आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं। पहला शब्द टेक्निकल भाषा है, क्या कि फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और क्लोज कर देंगे तो करंट बहेगा। और दूसरा ये प्रैक्टिकल लैंग्वेज है, क्या भाई, कि चुंबक के और इसके मध्य में अगर रिलेटिव मोशन होगा तो फ्लक्स का मान क्या होगा, बदलेगा, और फ्लक्स का मान बदलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर बंद लूप रहेगा तो क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। यही है क्या, फैराडे का प्रथम नियम। अब ये तो पता चल गया कि धारा का प्रवाह हो रहा है, लेकिन कितना धारा का प्रवाह होगा, इस बात के लिए फैराडे ने एक दूसरा नियम दिया। पहले नियम से क्या पता चला कि भाई अगर फ्लक्स बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा तो धारा का प्रवाह होगा, लेकिन कितना होगा, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन कितना फोर्स से करेगा, उसके लिए कूलॉम्स लॉ पढ़े थे। तो ऐसे ये भी पता चला कि फ्लक्स बदलेगा तो करंट बदलेगा, बात समझ में आ रहा है, करंट बहेगा, लेकिन कितना बहेगा, इसके लिए आया क्या, फैराडे का दूसरा नियम। इसके लिए क्या आया भाई, इसके लिए आया क्या, फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, फैराडे का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ माइकल फैराडे। अब इस नियम में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा क्या कि जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है, ठीक ना, फ्लक्स के बदलने पर किसी चालक से फ्लक्स के बदलने पर, ध्यान देना इस वर्ड पर, कहता है ये क्या कि किसी चालक से फ्लक्स के बदलने पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो होता है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल, जिस विद्युत वाहक बल को आप क्या बोलते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसी चालक से फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो कहता है क्या कि किसी चालक से उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो है, वो विद्युत वाहक बल जो है वो फ्लक्स में परिवर्तन के दर, फ्लक्स में परिवर्तन के दर के क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। अब ध्यान देना कि फ्लक्स बदलने का दर, तो मान लीजिए कि जब टाइम था t1 तो फ्लक्स था कितना, φ1, टाइम बदलेगा, टाइम हो गया t2 तो फ्लक्स हो गया कितना, φ2। तो अगर हम लोग फ्लक्स में परिवर्तन का बात करेंगे, चेंज इन फ्लक्स का, तो चेंज इन फ्लक्स कितना दिखेगा, φ2 माइनस φ1। फ्लक्स में परिवर्तन कितने का हुआ, बाद में से पहले वाले को घटा लो, मेरे पास 5 रुपया था 10 रुपया हो गया, परिवर्तन कितने का हुआ, 10 माइनस। और टाइम टेकन का अगर बात करें कि टाइम कितना लगा है, तो टाइम लगा है भैया कितना, t2 माइनस t1। तो अगर हम लोग बात करें किस चीज का, अगर हम लोग बात करें फ्लक्स में परिवर्तन का दर, अगर हम लोग बात करें किस चीज का, फ्लक्स में परिवर्तन का दर, तो परिवर्तन का दर क्या लिखते हैं, फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ बटा कितना समय लगा। तो फ्लक्स में परिवर्तन कितने का हुआ, φ2 माइनस, और टाइम कितना लगा, इसी को ये बताओ कि डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि नहीं, फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई और टाइम टेकन कितना। तो ये साहब क्या कहते हैं कि जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ को इसे डिनोट करते हैं, ईएमएफ समानुपाती होता है किस चीज के,
डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि समानुपाती के चिन्ह को बराबर में बदलोगे तो एक कांस्टेंट आएगा। और अच्छी बात यह है कि सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में जो है, सीजीएस पद्धति में जो है तो देखा गया कि के बराबर कितना आ रहा है 1। कांस्टेंट का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। तो इन्होंने देखा क्या, इन्होंने देखा क्या कि जो कांस्टेंट का वैल्यू है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहां से ई बराबर कितना मिल जाएगा आपको, ई बराबर कितना मिल जाएगा आपको डेल्टा फाइव और बट्टा कितना डेल्टा टी। बात समझ में आया कि नहीं? बाद में मैं ये पढ़ाऊंगा कि ये केवल परिमाण का बात हो रहा है, ध्यान देना। उत्पन्न ईएमएफ विद्युत वाहक बल केवल परिमाण का बात हो रहा है, इसीलिए आप इसको किस में लिखिए, मॉड में लिखिए। बाद में जब हम लोग लेंस का नियम पढ़ेंगे तो लेंस का नियम में पढ़ेंगे कि ये जो उत्पन्न ईएमएफ होता है वो जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करता है। जिसके कारण उत्पन्न हुआ है मतलब चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र का ये विरोध करने लगेगा। बात समझ में आ रहा है? तो उस विरोध के कारण इसके पीछे हम लोग माइनस साइन लगा के लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि अगर बात करें बहुत छोटे समय अंतराल के लिए, अगर बात करें किस चीज के लिए, बहुत छोटे समय अंतराल के लिए, बहुत छोटे समय अंतराल के लिए अगर बात करिएगा किस चीज के, बहुत छोटे समय अंतराल के लिए, तो बहुत छोटे समय अंतराल के लिए भैया डेल्टा टी क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा लेकिन डेल्टा टी लगभग लगभग कितना जीरो हो जाएगा। तब जो हम लोग ईएमएफ को लिखेंगे, ईएमएफ बराबर क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, और कितना था डेल्टा फाइव बट्टा कितना डेल्टा। अब बहुत छोटे समय में जो चेंजिंग होगा वो इक्वल टू, इसको कितना लिखेंगे और इसको कितना लिखेंगे, बहुत छोटे चेंज को डी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब कि ये वाला फॉर्मूला अपने को क्या करना है, याद रखना है। ये भी किस में रहेगा, मॉड में रहेगा। लेकिन इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है ये होता है ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। अभी बस जान लो, लेकिन इसको हम लोग देखेंगे कहाँ, लेंज लॉ पढ़ने के बाद। अब तो ये ईएमएफ निकला। अब देखो ध्यान देना कि हमको करंट भी तो निकालना है भाई, हमको करंट भी निकालना है। तो हम जिस चालक का प्रयोग कर रहे हैं, जिस लूप का, उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा कि नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। तो यदि 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 लूप के चालक का प्रतिरोध, यदि लूप के चालक का प्रतिरोध R ओम हो, तो यदि लूप के चालक का प्रतिरोध कितना हो, R ओम, आप पढ़े हुए V इक्वल टू आई आर। तो यहां पर ईएमएफ के कारण हो रहा है तो इसी को क्या लिखेंगे, E इक्वल टू V, और E एक ही चीज है, अंतर बस एक का है। जब करंट नहीं बह रहा होगा तो ईएमएफ, करंट बह रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा ये बताओ कि अगर हम इसमें दोनों तरफ हम क्या करें, R से डिवाइड कर दें, अगर हम दोनों तरफ क्या करें, R से डिवाइड कर दें, तो R से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा। तो हम इधर कर रहे हैं क्या, तो हम इधर कर रहे हैं क्या कि E इक्वल टू है अपने पास कितना, डी फाइव बाई कितना डी टी, ये मॉड में है। हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ R से भाग करने पर, दोनों तरफ R से भाग करने पर ध्यान देना कि इधर कितना हो जाएगा E बट्टा, और इधर कितना हो जाएगा डी फाइव बट्टा डी टी का मॉड, और इंटू कितना 1 बाय R से भाग कर दिए दोनों तरफ। अब यहां से देखिए कि जो E बाई आर होगा वो किसके बराबर में, I के बराबर में। तो इस E बाई आर को I लिख लूं क्या, और I बराबर कितना लिखेंगे 1 अपॉन आर डी फाइव बाई कितना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान रहे, अभी भी ये मॉड में बात हो रही है, केवल परिमाण का बात हो रहा है, अभी हम लोगों को साइन से कोई मतलब। तो ये था आपका क्या, लेंस का दोनों नियम, लेंस का नहीं, फैराडे का नियम। ठीक है, अब देखो कि इस पे सवाल कैसे पूछेगा, एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं। तो सवाल छोटा सा देख लेते हैं क्या, कि आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा क्या, कहेगा क्या कि यदि फाइव बराबर 3t²
-2t + 5 है, तो t तो है तो t बराबर 3 सेकंड पर, तो t बराबर 3 सेकंड पर 3 सेकंड पर धारा का मान ज्ञात करें, धारा का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें यदि चालक का प्रतिरोध, यदि चालक का प्रतिरोध जो है, चालक का प्रतिरोध कितना हो, 1 ओम हो, यदि चालक का प्रतिरोध कितना हो, 1 ओम हो। देखना ध्यान से, अभी क्या पढ़े कि अपन को करंट निकालना है, तो करंट निकालने के पहले E इक्वल टू पर है कितना, d∅dt पर है ना, इसको कितना लिखेंगे, d/dt, और फाई के जगह पर कितना, 3t² - 2t प्लस कितना, डिफरेंशिएशन आता है तेरे को, डिफरेंशिएशन आता है, देख पावर को पीछे लाएगा 6t, अब -2 अब प्लस कितना, यानी कि एप्सिलॉन इक्वल टू कितना आ गया, 6t माइनस, अब अपने को कितने सेकंड पर पूछ रहा है, तो t बराबर कितने सेकंड पे, 3 सेकंड पर, तो t बराबर 3 सेकंड पर जब बात करेगा तो E बराबर 6 गुने t के जगह पर कितना, और माइनस कितना, 6 3 18 -2 कितना हो गया, किसमें, EMF किसमें होता है, वोल्ट में। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया करंट बताओ जब प्रतिरोध कितने का है, 1 ओम का, तो E बराबर सीधे जानते हो कितना, IR, तो E का मान है तुम्हारे पास कितना, 16 बट्टा R बराबर कितना लिखोगे, I लिखोगे, ऐसे ही लिखो, E बट्टा R बराबर कितना लिखोगे, E बट्टा R बराबर कितना लिखोगे, I, E का मान है पता कितना, और बट्टा कितना, यानी I बराबर कितना आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया, क्या बोले, कोई बात नहीं, वो सब अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए ना, छोटा बड़ा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो पूरा का पूरा सवाल ऐसे ही बनेगा। अब इसमें भी देखो कि t बराबर 3 सेकंड पर पूछ दिया तो इंस्टेंटेनियस हो गया, किसी पार्टिकुलर टाइम पे जब बात करता है तो इंस्टेंटेनियस हो जाता है। इसी सवाल में कह देता क्या, इसी सवाल में कह देता क्या, कि इसी सवाल में कह देता कि t बराबर 0 से 3 सेकंड में बताइए कितना होगा, तो 0 से 3 सेकंड में तब जो आपको EMF लगाना पड़ता वो लगाते φ2 - φ1 बाय कितना, t2 माइनस, t बराबर 0 इसमें पुट करते तो φ1 मिलता, t बराबर 3 पुट करते तो φ2 मिलता, डाल करके सॉल्व कर देते तो EMF मिल जाता, और EMF में R से डिवाइड कर देते तो करंट मिल जाता। स्पीड में पढ़ते थे ना, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ते थे ना, तो एवरेज क्या होता था, समय अंतराल में, ये समय अंतराल है तो एवरेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और किसी पार्टिकुलर टाइम पे जब विशेष समय पर बात करते थे तो इंस्टेंटेनियस निकालते थे, तो ये वाला फॉर्मूला लगाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इस प्रकार से फैराडे लॉ यहाँ पर होता है समाप्त। पूरा फैराडे लॉ पढ़ के आइएगा, फिर इसी को अगले दिन कंटिन्यू करके लेंज लॉ की तरफ बढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है, चलिए काफी आज के लिए।